हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जो कि एक तरीके से नई सिल्क रोड यानी कि रेशम मार्ग भी कहा जा रहा है। चीन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। क्या इसके मायने हैं भारत के लिए, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है अभी विश्व के अंदर, और अभी ये जो है वो चीन के वैश्विक नेतृत्व को किस तरीके से दिखाता है, क्या चीन चाह रहा है अभी। इस सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए जिम्मेदार हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो कि वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं, जैसा सबको पता है। इन्होंने जो है वो वर्ष 2013 के अंदर जो है वो एक विचार रखा था कि पूरे विश्व के अंदर जो प्राचीन रेशम मार्ग हुआ करता था, प्राचीन जो सिल्क रोड हुआ करता था, उस सिल्क रोड को जो भारत के मुख्य नगरों से होता हुआ, चीन के प्रमुख नगरों से होता हुआ मध्य एशिया यानी कि अफगानिस्तान वगैरह में मिलता था, और मध्य एशियाई देशों से, मिडल ईस्ट कंट्रीज से होता हुआ इस्तांबुल वगैरह के रास्ते होते हुए जो है वो यूरोप के प्रमुख शहरों तक जाता था। इस रेशम मार्ग की बात हम कर रहे हैं जब हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, जब भारत का और चीन जो है वो कुछ ऐसी संस्कृतियां हुआ करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी। यहाँ से बहुत सारा सामान जो है वो निर्यात हुआ करता था विदेशों में, और इस रेशम मार्ग के माध्यम से अरब यात्री जो हैं वो इस सामान को यूरोप वगैरह ले जाकर बेचा करते थे। इस रेशम मार्ग को वर्तमान रूप में आज के मौजूदा जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से फिर से पुनर्जागृत फिर से बनाने की परियोजना जो है उसी को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। इसका ओरिजिनल नाम वन बेल्ट वन रोड था, जिसको आगे जाकर शॉर्ट कर दिया गया और इसको कहा गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जिसको कहा जाता है। 2013 में शी जिनपिंग ने जो है वो इसको शुरू किया था, या इसका विचार रखा था, और पुराने रेशम मार्ग का पुनरुद्धार करना इसका जो है वो लक्ष्य है। संसाधनों पर चीन की पकड़ बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। हम देखेंगे किस तरीके से। तो शुरुआत में चीन को हमेशा से ही एक तरीके से ये लगता रहा है कि प्राचीन समय काल से ही चीन की संस्कृति जो है वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत है विदेशों के मुकाबले में। गन पाउडर वगैरह भी जो है वो सबसे पहले चीन ने बनाया था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है वो चीन अपनी खुद की जो पहचान है उसको सुदृढ़ करने के लिए वो चाहता है कि विश्व में जो है वो सर्वोच्च स्थान, एक बहुत ही ताकतवर देश का स्थान जो है वो चीन को लेना चाहिए, ऐसा चीन को लगता है। और इसी वजह से जो है वो चीन को ये लगता है कि विश्व भर के अंदर फैले हुए आर्थिक जो संसाधन हैं उन तक अगर चीन को पहुंच बनानी है तो एक बहुत ही ताकतवर तरीके से, एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो ऐसा किया जा सकता है। विश्व के अलग अलग कोनों को जोड़ा जा सकता है। रोड, रेलवे, हवाई जहाज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि औद्योगिक गलियारों के माध्यम से, लाइन बिछाकर यानी कि बिजली विद्युत लाइन वगैरह बिछाकर, इस तरीके से एक परियोजना बनाने की जो है वो चीन ने कोशिश की है। और ये उस पुरानी जो रेशम मार्ग था उसके ढांचे को लेकर या उसके अनुरूप बनाने की कोशिश चीन जो है वो यहाँ पे कर रहा है। इससे चीन को ये फायदा होगा, चीन की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में इनको सहायता मिलेगी। वहीं ऋणग्रस्त राष्ट्रों को जो है वो ये ऋण प्रदान करते हैं इस परियोजना के अंतर्गत, जिसकी वजह से ये राष्ट्र जो हैं वो इस परियोजना के अंतर्गत ऋण लेते जाते हैं, सस्ते ऋण दे रहे हैं चीनी, पर इसका जो है दुष्प्रभाव भी आगे देखने को मिलता है, वो हम देखेंगे। आधारभूत संरचना का सृजन कर रही है चीन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो सभी देशों में कर रही है। थोड़ा सा मैप बेस समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं एशिया का नक्शा। तो मुख्य तौर से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि चीन की जो वर्तमान सीमा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग पूर्व की ओर समुद्री सीमा है। इसके अलावा चीन की समुद्री सीमा और कहीं से भी जो है वो विश्व में नहीं लगती। अब अगर चीन को किसी भी तरीके से ईरान, सऊदी अरब या खाड़ी, जहाँ से मुख्य तौर से भारत का भी तेल आता है और चीन का भी तेल यहीं से आता है, अगर यहाँ से आपको तेल मंगवाना है तो आपको जो है वो पूरा इस रास्ते को पार करके यहाँ से इधर पहुँचना होगा। यानी कि काफ़ी लंबा सफ़र है चीन के लिए, काफ़ी कठिन रास्ता है। दूसरी तरफ इसी दौरान सफ़र लंबा हो जाने की वजह से जो है वो दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जहाज़ों की कॉस्टिंग, उसका फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो है, समय भी लगता है, डिले होता जाता है क्योंकि लंबा सफ़र है।
इसी बीच में इस दौरान अगर कोई दुर्घटना भी होती है या काफ़ी तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चाइना के लिए थोड़ा सा रिस्की मामला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, चीन को अपने यहाँ से कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए चीन को यहाँ से कोई सामान जो है वो निर्यात करना है, तो भी वापस इसी रास्ते से आपको जो है वो जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे रुक सकते हैं, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो इस जगह या इस तरफ जाने पर जो है वो अफ्रीका, जो कि एक बहुत ही गरीब देशों का एक महाद्वीप है, ऐसा मान सकते हो आप। और अफ्रीका जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो अफ्रीका एक तरीके से एक मुख्य बाजार के तौर पर देखता है चीन कि अफ्रीका के अंदर जो है वो एक बाजार है बहुत बड़ा, जो सस्ते चीनी सामान को जो है वो उसकी मांग है वहाँ पर बहुत सारी। तो अगर आपको अफ्रीका तक सामान बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, तो भी यही रूट है। फिर आपको इससे आगे जाना है तो आप सुएज नहर से होते हुए जो है वो यहाँ जाएंगे और फिर जाकर अब जो है वो आप पहुँचेंगे कहाँ पर, आप पहुँचेंगे यूरोप। तो यूरोप और अफ्रीका ये सभी जो हैं वो चीन के बाजार हैं। वर्तमान में विश्व भर में सबसे ज़्यादा सामान जो एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है वो चाइना है। तो इन सभी कारणों की वजह से आप देख सकते हो कि चीन के लिए एक बड़ी समस्या है। वहीं चीन ये देखता है कि अगर किसी तरीके से चीन के पास एक ऐसा रास्ता हो जो मुख्य चीन की राजधानी बीजिंग, अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ता हुआ भारत के उत्तर की ओर से यहाँ अफगानिस्तान होता हुआ, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की होता हुआ, इस्तांबुल और यहाँ से जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। दूसरी तरफ चीन के उत्तर की ओर मंगोलिया से होते हुए साइबेरिया वगैरह, जहाँ पर तेल और गैस के प्राकृतिक भंडार हैं रूस के अंदर। उसी तरीके से इधर से कजाकिस्तान, तजाकिस्तान के ऊपर से होता हुआ मॉस्को आदि जगहों को जोड़ता हुआ, और दूसरी तरफ दक्षिण के अंदर ये जो वियतनाम, कंबोडिया, लाओ, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, इन सब देशों को जोड़ने की परियोजना बनाए। और एक रास्ता इधर की तरफ से ही चाइना से जो है वो भारत के कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान से होकर जो है वो यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह तक पहुँचे। ये रास्ता या ये मार्ग जो है वो चीन को एक तरीके से संसाधनों तक पहुँच देता है। विश्व भर के अंदर सभी जो बाजार चीन की सीधी पहुंच में नहीं हैं उन तक एक तरीके का राजमार्ग बना के दे देता है, जिसके माध्यम से चीन ने ऐसा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ऐसा करके दिखाया है कि अगर ये रोड जो हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्तमान जो मुहैया है अभी जो हाईवे हैं यहाँ पर, उसके माध्यम से भी अगर यहाँ से चीन यूरोप कोई सामान भेजता है तो उसमें महीने लग जाते हैं। वहीं अगर चीन इस राजमार्गों के माध्यम से या हाईवे के माध्यम से अगर सामान यूरोप तक भेजने की कोशिश करता है तो उसमें 14 दिन, ध्यान रखिए 14 दिन बहुत ही कम समय है, वो पहुंचा देता है। और यही कारण है कि यूरोप तक एक तरीके से अपनी पहुंच बनाने के लिए, मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए जो है वो चाइना इस परियोजना को जीवित करना चाहता है। दूसरी ओर और पक्ष देखते हैं इसके, तो बात करेंगे इस परियोजना में सिर्फ सड़कें ही नहीं हैं, इस परियोजना के अंदर रेलवे भी है, इस परियोजना के अंदर पावर लाइंस भी हैं, पावर ग्रिड भी है, यानी कि जो बिजली तारें हैं वो भी बिछाने का एक पूरा तंत्र बनाने की तैयारी जो है वो यहाँ पर है, जिसके माध्यम से चीन जो है विश्व भर के अंदर जो इस परियोजना से जुड़े हुए देश हैं, जो इलाके हैं, उन तक जो है वो बिजली, सड़क, निर्माण कार्य, औद्योगिक गलियारे और ये सभी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो देखने में तो जो भी देश इसका हिस्सा होंगे उनके लिए बड़ा फायदेमंद लगता है। एंड चीन जो है वो ऐसा कह भी रहा है, चीन का कहना है कि इसकी वजह से जो है वो नौकरियां आएंगी, इसकी वजह से जो है वो आर्थिक विकास आएगा, मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार होगा सभी देशों के अंदर, और सभी देशों को इसमें आना चाहिए, मिलकर जो है वो इस परियोजना को बढ़ाना चाहिए, जिससे पूरा विश्व एकीकृत होगा। पर इसके पीछे जो चीन नहीं बता रहा है हम लोगों को, वो कुछ बातें जो समस्याओं वाली हैं वो बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप्ड, या एक तरीके से मान सकते हैं आप इसको डेब्ट ट्रैप बोल सकते हो आप इसको, यानी कि एक तरीके से जो है वो उधार की जो है वो नीति है ये। इसके अंदर जो ऋण देश चीन से लेते हैं वो कभी वापस चुका नहीं पाते। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ऋण का जो
अमाउंट है, जो मूल्य है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है कि उन देशों की अर्थव्यवस्था वैसे ही कमज़ोर होती है। उदाहरण है पाकिस्तान, श्रीलंका है, मालदीव है। ऐसे भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे, जहाँ पर ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं जिनको चीन ने जो है वो शुरुआत में पैसा देकर जो है प्रायोजित किया था, बट आगे जाकर इन देशों को ये ऋण वापस चुकाना महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से इन्होंने इस परियोजना को पूरी तरीके से, या उस बंदरगाह को, उस परियोजना को पूरी तरीके से चीन को सुपुर्द कर दिया, जो कि चीन के लिए पूरे विश्व में अपनी पकड़ बनाने का एक बहुत ही मजबूत जरिया बनता जा रहा है। दूसरा, इसकी वजह से चीन उन देशों के अंदर हस्तक्षेप करने लगा है। ये सारे कारण जो हैं वो सामने आते हैं, जिसकी वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको लेकर कुछ एक देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत इसमें से एक है। भारत को इस परियोजना से आपत्ति है, जिसकी वजह से भारत के हिस्से में आने वाली 2 परियोजनाएं, इस क्षेत्र से गुजरने वाली 2 परियोजनाओं पे भारत को मुख्य तौर से आपत्ति है। एक है बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया और ये जो इनका कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर यहाँ से जो गुजरने वाला था, चीन, चाइना, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश कॉरिडोर, ये यहाँ से जो है वो भारत ने इस पर आपत्ति जताई, जिस वजह से ये कैंसिल कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया को जिससे आपत्ति है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस परियोजना की मदद से एक तो हमने देखा कि यहाँ से जो है वो शॉर्टकट हो गया, रास्ता शॉर्टकट हो गया। इसका दूसरा एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं रोड इनिशिएटिव, ये तो था क्या, ये जो सड़क है ये तो एक तरीके की बेल्ट है, तो इसको बेल्ट एस्पेक्ट बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रोड एस्पेक्ट है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर चीन का जो है वो एक तरीके से समुद्री राजमार्ग बनाने का भी प्लान है। समुद्री राजमार्ग कैसे बना रहे हैं हम चीन यहाँ पे, तो इसके अंदर हमको समझने के लिए देखिए, अब इस बंदरगाह तक अगर चीन को सामान पहुंचाना है तो इस मुकाबले में या इस रास्ते से यहाँ पहुंचने की बजाय ये रास्ता बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अगर ऐसा होता है या इस तरीके से ये रास्ता यहाँ तक पहुँच जाता है तो चीन जो है बहुत ही आसानी से अफ्रीका पहुँच सकता है, अफ्रीका के बाजार तक अपनी पहुँच बना सकता है। इसी प्रकार से तेल जो इस क्षेत्र से वहां जा रहा था वो अब इस रास्ते से होकर चीन जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान सुगम पड़ेगा। दूसरी तरफ इस पूरे क्षेत्र में हिंद महासागर के इलाके में चीन की पकड़ और पहुंच जो है वो सीधी हो जाएगी। वो अपने युद्धपोत वगैरह भेज सकता है, अपनी सेना को यहाँ पर तैनात कर सकता है और इस पूरे क्षेत्र में अपने जो दबाव है, अपना जो प्रभुत्व है उसको बढ़ा सकता है। और इसलिए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चीन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी एक प्रमुख कड़ी है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी के माध्यम से जो ऑलरेडी पहले से मौजूद रास्ते हैं उन पे चीन की अगर पकड़ होती है, इन जगह पर चीन के पास कुछ बंदरगाह बन जाते हैं, इनके बारे में आगे बात करेंगे। इन बंदरगाहों की मदद से चीन जो है वो इस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बना सकता है। और यही कारण है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भारत को कुछ संशय हैं, कुछ आपत्तियां। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में विस्तार से थोड़ा सा देखते हैं आगे। तो चीन के पूर्वी प्रांत से भारत की ओर जम्मू कश्मीर के उत्तर में से होकर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत के अंदर होते हुए यहाँ पर एक बंदरगाह बनाने की बात जो है वो चीन ने की है। इस बंदरगाह का नाम क्या है? इस बंदरगाह का नाम है ग्वादर। क्योंकि ये परियोजना पाकिस्तान से होकर गुजरती है और चीन और पाकिस्तान की सीधी बॉर्डर जो है वो आप देख सकते हो नहीं लगती है, यहाँ थोड़ी सी बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान की लगती है। इस वजह से ये क्षेत्र जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है पाकिस्तान के उत्तर की ओर में या जम्मू कश्मीर के उत्तर की ओर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान आता है। काराकोरम हाईवे है क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रृंखला यहाँ से गुजरती है और इस तरीके से जो है वो इस इलाके से होने वाला व्यापार या इस इलाके से निकलने वाली जो सड़क है उसको लेकर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत का कहना है कि आप इस तरीके की परियोजना को हमारे क्षेत्र में से अंजाम दे रहे हो और बिना हमसे पूछे। ये एक प्रमुख कारण था जिसकी वजह से भारत ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हिस्सा नहीं लिया।
BRI की 2019 के अंदर दूसरा शिखर सम्मेलन या दूसरी वार्ता सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर भारत ने जो है वो इस परियोजना में हिस्सा लेने से मना किया था। दूसरा हिस्सा जो मैंने आपको बताया था वो है चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया जो प्रोजेक्ट है, ये भूटान और नेपाल को भी जोड़ने की बात करता है। तो इसको जो है वो हम कहते हैं ये बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया एंड चाइना कॉरिडोर जो है वो इसी का हिस्सा है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से जुड़ा हुआ है। दूसरा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसको कहते हैं हम CPEC। तो इसके माध्यम से पाकिस्तान को सड़कों का एक तरीके का जाल बना के तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसके माध्यम से पाकिस्तान के अंदर निवेश आएगा। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे मुनाफा दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वैसे भी खराब है। पाकिस्तान को जो नहीं दिखाई देता है वो ये है कि इसके माध्यम से चीन ने जो अपने आसपास के इलाकों के अंदर, जैसे उदाहरण एक आता है हम्बन तोता का बंदरगाह जो कि श्रीलंका के अंदर स्थित है, जिसको चीन ने जो है वो तैयार किया था, पर श्रीलंका सरकार के लिए उसके लिए कर्ज को वापस चुका पाना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो है वो इस परियोजना को रद्द करना पड़ा। और उस परियोजना के अंतर्गत जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह को चीन को 99 साल की लीज के लिए देना पड़ गया। यानी कि अगर चीन की नीति ये कहती है कि अगर आप किस तरीके से हमारा लोन नहीं चुका पाते हो तो वो चीज़, वो वस्तु जो है वो हम लीज पर ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना कुछ किए चीन को जो है वो श्रीलंका के अंदर अपने लिए एक अड्डा, एक बेस मिल गया। ऐसा ही कुछ जो है वो पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। ग्वादर जो है वो चीन के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पर काम करेगा। पाकिस्तान को इसकी वजह से बहुत सारा कर्ज मिल रहा है। पाकिस्तान को इसकी वजह से जो है वो सैन्य सहायता मिलने की भी आशंका है। अब अगर ये परियोजना पूरी तरीके से सफल होती है तो भारत के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो डिफेंस के लिए भी आ जाती है, क्योंकि इसकी वजह से एक तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके का फ्रंट खुल जाएगा। एक तरीके से जो है वो सैन्य आवाजाही के लिए, पूरी तरीके से सहायता के लिए एक तरीके का रास्ता खुल जाएगा कि किसी तरीके से अगर कल को भारत को दो पक्षों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है तो चीन और पाकिस्तान जो है वो एक साथ आ सकते हैं। दूसरा जो संशय है वो है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है CPEC जो है वो भारत के जो बात है, भारत की जो संप्रभुता है उसको ध्यान में नहीं रखता है। पाकिस्तान के प्रति जो भारत के ये गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर, जो पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जो आरोप हैं उसको ध्यान में नहीं रखता है, उसकी बात नहीं सुन रहा है और बिना हमारी अनुमति के, बिना हमसे पूछे जो है वो इस गलियारे पर आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है बहिष्कार करने का फैसला किया है। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के जवाब में भारत ने यहाँ पर ओमान की खाड़ी के अंदर, ईरान देश के अंदर जो है वो एक बंदरगाह तैयार किया है जिसका नाम है चाबहार। ये चाबहार बंदरगाह जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है भारत के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी तरीके से पाकिस्तान को टालते हुए मध्य एशिया तक पहुंचानी हो, चाहे अफगानिस्तान को मदद पहुंचानी हो या इन देशों से जिनसे हमारा ऑयल वगैरह, तेल वगैरह आता है, इन इलाकों से जहां से तेल वगैरह आता है, तो इन इलाकों से नेचुरल गैस और तेल के आने के बाद में इस पूरे क्षेत्र को वापस से इंडिया से ज्वाइन किया जा सकता है पाकिस्तान के सहायता के बिना। तो ये वाला पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आगे, जो भारत का पड़ोस है उसके अंदर क्या क्या चीन के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि म्यांमार जो भारत का पड़ोसी है, जैसा मैंने बताया आपको कि म्यांमार बांग्लादेश प्रोजेक्ट जो है उसमें म्यांमार ने बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है, बहुत सारा धन जो है वो चीन से लिया है। इसी तरीके से हम बात करेंगे तो श्रीलंका आ जाता है। श्रीलंका के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि श्रीलंका के दक्षिण के अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बन तोता। ये हम्बन तोता बंदरगाह जो है, ठीक है, इसको चीन ने जो है वो 99 साल की लीज पर ले लिया। इसी प्रकार से हम आ गए हैं मालदीव, जो कि भारत के दक्षिण की ओर है। मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। मालदीव के अंदर भी बहुत सारी परियोजनाओं के लिए चीन ने जो है वो पैसा मुहैया करवाया था और
आगे जाकर मालदीव की वर्तमान सरकार को इसमें समस्या दिखाई दी। इसकी वजह से जो है वो भारत और मालदीव के संबंध अब सुधरे हैं, पिछली वाली सरकार में बिगड़ गए थे थोड़े से। जिबूती आप देख सकते हो भारत से पूर्व की ओर ही हम आ गए हैं। जिबूती तो यहाँ पर भी चीनी बंदरगाह है, और ग्वादर बंदरगाह की हम बात कर चुके हैं, चाबार बंदरगाह की हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे इन सब बंदरगाहों के अंदर या इन सब जगहों पर आप देखोगे ध्यान देने वाली बात ये आती है कि एक तरीके से भारत और उसके आस पड़ोस के क्षेत्र में ये ग्वादर बंदरगाह है, ठीक है। तो भारत और उसके आस पड़ोस के क्षेत्र में एक तरीके से चीन ने अपना प्रभाव जो है वो जिस तरीके से जमाया है, जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र के अंदर चीन के कुछ बंदरगाह बन गए हैं, जो है वो अपनी पकड़, अपनी पहुंच जो है वो इस पूरे क्षेत्र में फैला रहा है। इसकी वजह से भारत के लिए जो है वो कुछ आपत्तियां हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो हमने जो जगहों की बात की थी वो है, जैसे श्रीलंका में हम्बनतोता की बात की हमने, यहाँ पे म्यांमार के अंदर कोको आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार के उत्तर में है, यहाँ पे भी चीन ने एक सैन्य क्षेत्र बनाने की बात कही थी। उसी तरीके से बांग्लादेश ने भी, जो कि हमारा बिल्कुल ही पड़ोसी देश है, इसने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पैसा जो है वो बांग्लादेश की सरकार को चीन के द्वारा प्रदान किया गया है। इसी तरीके से माले, यानी कि जो मालदीव की राजधानी है, यहाँ पे लिखा हुआ है माले, जो कि मालदीव का हिस्सा है। तो मालदीव के अंदर भी जो है वो चीन के द्वारा जो है बहुत सारा पैसा निवेश किया गया था पिछली सरकार ने, यहाँ तक कि चीन के साथ में मुफ्त व्यापार समझौता भी कर लिया था। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह की बात करेंगे तो एक तरीके से भारत को घेरने की और हिंद महासागर क्षेत्र में अपना अड्डा बनाने की जो है वो चीन की ओर से पहल है। उसी तरीके से जिबूती, जो ये एक छोटा सा देश है, अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका का सींग है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि यहाँ पे लाल सी के पास में है। यहाँ पर बाबल मंडप की जल संधि जो है वो वहाँ पर है। यहाँ पर भी चीन का जो है वो एक सैन्य बंदरगाह बना है, और ये सारे जगहें जो हैं वो हिंदुस्तान के चारों तरफ है, इंडिया के आसपास हैं। इस वजह से ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या का विषय बनता जा रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि भारत को इन पे क्या आपत्ति है, भारत को यह आपत्ति है पीओके क्षेत्र में, भारत की आपत्ति है कि बिना हमसे पूछे पीओके के अंदर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। अभी हाल ही के अंदर झेलम नदी पर एक नया बांध बनाने की परियोजना जो है वो चीन ने शुरू की, जिसके बाद में जो है वो भारत के ने इस पर भी आपत्ति जताई थी। और नेक्स्ट चीज़ है ऋण जाल नीतियाँ कि किस तरीके से जो है वो डेब्ट ट्रैप, जिसको मैंने बताया था आपको कि गरीब देशों को फंसाने की एक नीति है, जिसमें श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, ये सब देश इसमें जो हैं वो फंसते जा रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी देश जो हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, जैसे इसमें भारत है, इसमें जापान है। कुछ देश इस परियोजना से खुश नहीं हैं। हिंद महासागर के में इनका बढ़ता हुआ प्रभुत्व या प्रभाव जो है वो चीन का जो है वो प्रभाव जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जैसा हमने अभी बात की। वहीं वैश्विक शक्ति बनने की जो चीन की महत्वाकांक्षा है कि मैं पूरे विश्व के अंदर जो है वो एक तरीके से अपना दबदबा बना दूं, अपना पहुंच बना दूं, यूरोप से लेकर पूरा एशिया को और चीन के पूर्वी कोने से लेकर साइबेरिया के पूर्वी कोने से लेकर जो है वो पूरा पश्चिम तक पूरा महाद्वीप एक कर दूं। ये सारी आकांक्षाएं जोड़ के एक तरीके से चीन का फायदा होगा, क्योंकि संसाधनों की कमी नहीं होगी, तेजी से पहुंचा दिया जाएगा सामान, और चीन का इससे फायदा होगा क्योंकि चीन जो है वो औद्योगिकरण पर जी रहा है और विश्व भर का बाजार जो है वो इसके माध्यम से इसकी पकड़ में आ जाएगा। वहीं नेक्स्ट है आंतरिक राजनीति में चीन का हस्तक्षेप है। जो भी देश इसके अंदर फंसते हैं या इस परियोजना में आ रहे हैं, अगर चीन उनको अत्यधिक पैसा दे रहा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो उस देश की अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर भी चीन जो है वो हस्तक्षेप करने लगता है। तो ये कुछ एक विरोध हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है वो हम ये कह सकते हैं कि चीन का जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर सभी देशों को जो है वो विचार करने की ज़रूरत है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।